दृष्टि के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि हम यूजीसी नेट परीक्षा के भूगोल विषय के पाठ्यक्रम पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमने क्रमशः इकाई 1, 2, 3, 4 और 5 पर चर्चा की है। इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक रहे हैं भूगोल के अंतर्गत, उन विषयों पर हमें क्या क्या पढ़ना है, इसके बारे में हमने डिटेल से डिस्कशन किए हैं और इसके पिछले वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। आज हम चर्चा करेंगे भूगोल विषय के पाठ्यक्रम की अगली यूनिट पर, यानी इकाई 6 या यूनिट नंबर 6 पर, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है आर्थिक भूगोल, या आप कह सकते हैं आर्थिक एवं, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं क्षेत्रीय भूगोल के बारे में भी, ठीक है, या कह सकते हैं प्रादेशिक भूगोल के बारे में, जिसके अंतर्गत हम चर्चा करने वाले हैं। इसके अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक हैं जिन्हें हम 5 सब टॉपिक में डिवाइड करके पढ़ेंगे। यानी हम एनटीए द्वारा जो आयोजित नेट जेआरएफ की परीक्षा होती है, उस परीक्षा के भूगोल विषय के पाठ्यक्रम की अगली यूनिट पर आज चर्चा करेंगे, जो कि किससे जुड़ी हुई है, ध्यान रखिएगा, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा की, जिसका नाम है आर्थिक गतिविधियां एवं क्षेत्रीय विकास का भूगोल, जिसे आप इंग्लिश में किस नाम से जानेंगे? जियोग्राफी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड रीजनल डेवलपमेंट, ठीक है। यानी इसके अंतर्गत हम आर्थिक गतिविधियां कौन कौन सी हैं और आर्थिक गतिविधियां कैसे प्रभावित करती हैं भूगोल को, या भूगोल या भौगोलिक जो भी चावच हैं, स्थितियां हैं, जलवायु प्रदेश हैं, ये सभी कैसे आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करते हैं, इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। साथ में जानेंगे कि क्षेत्रीय जो या रीजनल स्थान पर, या कहें प्रादेशिक लेवल पर जो भूगोल होता है, वह कैसे अन्य चीजों को प्रभावित करता है। सबसे पहले यहाँ पर जानना जरूरी है आपके लिए कि हम इसे कितने सेगमेंट में डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं। तो 5 सेगमेंट में हम इसे पढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे हम आर्थिक भूगोल के बारे में। आर्थिक भूगोल क्या है, अब यहां पर पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, इसे इंग्लिश में हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक ज्योग्राफी। अब आर्थिक भूगोल के अंतर्गत क्या चीजें शामिल हैं? दरअसल आर्थिक भूगोल के अंतर्गत वे सभी मानवीय क्रियाएं शामिल हैं जिससे आय की प्राप्ति होती है। यह मानव भूगोल की ही एक शाखा है। ध्यान रखिएगा, मानव भूगोल की ही एक शाखा है क्या? आर्थिक भूगोल। और आर्थिक भूगोल के अंतर्गत हम सभी मानवीय एक्टिविटीज या मानवीय जो क्रियाकलाप हैं उन्हें यहाँ शामिल करेंगे, यानी मानवीय आर्थिक क्रियाकलाप। अब मानवीय एक्टिविटीज या क्रियाकलाप यहाँ पर कौन से हैं? जो कि अर्थ से जुड़े हुए हैं, जिनसे हमें धन की प्राप्ति हो या जिससे आय का अर्जन हो या सृजन हो। यदि बात करें कि आय का सृजन किन किन चीजों से हो सकता है, मानव की कौन सी एक्टिविटीज हैं जिनसे आय का सृजन होता है, तो आप सभी जानते हैं। बहुत ही सामान्य शब्दों में यदि हम बात करें तो आप कहेंगे कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन, विनिर्माण, या हम कहें कि संचार, क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसी एक्टिविटीज भी इनके अंतर्गत आ जाती हैं। तो ये सभी मिलकर, एक साथ मिलकर क्या करते हैं? आय का सृजन करते हैं। और ये सभी एक्टिविटीज क्या कहलाती हैं? आर्थिक एक्टिविटीज कहलाती हैं। किसकी? मानव की। ध्यान रखिएगा, मानवीय आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत ये सभी एक्टिविटीज शामिल होती हैं। अब बात करें कि आर्थिक भूगोल के अंतर्गत हम कौन कौन से टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे आर्थिक गतिविधियों के स्थानीय संगठन को प्रभावित करने वाले कारक। अब आर्थिक गतिविधियों को के जो स्थानीय संगठन हैं उनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो दरअसल इन कारकों पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे क्लासरूम में। ध्यान रखिएगा, इन्हें कई छोटे छोटे भागों में डिवाइड किया गया है या कई सब टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है। जैसे हम इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे प्राथमिक कारकों के बारे में, हम पढ़ेंगे द्वितीयक क्रियाकलापों के बारे में, हम पढ़ेंगे तृतीयक क्रियाविधि या क्रियाकलापों के बारे में, और चौथी क्रियाविधि या क्रियाकलापों के बारे में। यानी ये चारों, प्रथम, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक कहें तो ये चारों एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं, तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें शामिल की जाएंगी, ध्यान रखिएगा। मोटे तौर पर याद रख लीजिए, कृषि या पशुपालन से संबंधित ध्यान रखिएगा, दूसरा विनिर्माण से संबंधित, तीसरा ध्यान रखिएगा सेवा क्षेत्र से संबंधित, और चौथा है अनुसंधान से संबंधित। तो हमें इसके क्लासरूम में डिटेल से पढ़ना है। ध्यान रखिएगा, इसके अंतर्गत और भी टॉपिक हैं, जैसे प्राकृतिक संसाधन। तो हम प्राकृतिक संसाधन के बारे में जानेंगे कि आखिर प्राकृतिक संसाधन हैं क्या।
प्राकृतिक संसाधन की डेफिनेशन को लेकर अलग अलग वैज्ञानिकों या भूगोल वेत्ताओं के बीच भी अलग अलग मत हैं। इन्होंने अपनी अलग अलग डेफिनेशन दी है, तो इनके बारे में भी जानेंगे, इसके वर्गीकरण पर ध्यान देंगे, इसके वितरण पर ध्यान देंगे और इससे जुड़ी ही सामाजिक संबंधित समस्याएं क्या हैं इसके बारे में भी हम डिटेल से जानेंगे। यदि हम आर्थिक भूगोल की ही बात करें तो इसके अंतर्गत एक और टॉपिक है जिसे हमें पढ़ना है, ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन। ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि लगातार जो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो रहा है, इसके प्रबंधन की ओर कैसे ध्यान दिया जाए, इसके प्रबंधन को कैसे करना है, तो प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन को पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे विश्व में विकसित एवं विकासशील देशों में ऊर्जा संकट। सभी समझ रहे होंगे इस बात को कि ऊर्जा संकट वर्तमान में उभरती हुई एक सबसे ज्वलंत समस्या के रूप में है। ऐसे में ऊर्जा संकट में को लेकर विश्व में पूरे वैश्विक वितरण में देखेंगे हम, जिसमें जो विकसित देश है और जो विकासशील देश हैं इनके बीच हम ऊर्जा संकट को पढ़ेंगे। ये हमने देखा किसके बारे में, आर्थिक भूगोल के बारे में। अब यहाँ पर हम दूसरे सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है, ध्यान रखिएगा, कृषि भूगोल। और आप कृषि भूगोल से ही समझ गए होंगे, जहां कृषि प्लस भूगोल दो शब्दों से मिलकर बना है। कृषि के बारे में आप सभी जानते हैं, सभी एक्टिविटीज शामिल हैं जो कि फसल या फसलों के उत्पादन से संबंधित हैं। ठीक है, तो कृषि के अंतर्गत हम पढ़ेंगे भूमि क्षमता वर्गीकरण। ध्यान रखिएगा, भूमि की कितनी क्षमता है इसके वर्गीकरण को लेकर यहाँ इसका जो वर्गीकरण है वह 8 भागों में किया गया है। तो हमें भूमि क्षमता वर्गीकरण को डिटेल से पढ़ना है, आखिर ये वर्गीकरण किन आधारों पर किया जाएगा यह भी देखेंगे। और भूमि के उपयोग को पढ़ेंगे कि भूमि के उपयोग का आयोजन या भूमि का उपयोग कैसे निर्धारित किया जाएगा, किस क्षेत्र में कौन कौन सी फसलों का उत्पादन किया जाता है, यह डिपेंड करता है भूमि पर। ठीक है, तो भूमि या मृदा, तो इसके बारे में भी देखेंगे हम। इसके बाद जानेंगे शस्य प्रतिरूप को। ध्यान रखिए, शस्य प्रतिरूप क्या है, यह है क्रॉप पैटर्न। फसल पैटर्न के बारे में लगभग आप कह सकते हैं कि हम चर्चा करेंगे। तो फसलों का पैटर्न भी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग होता है, ध्यान रखिएगा। और फसलों को बोने का पैटर्न भी अलग अलग है। कुछ एक क्षेत्र है जहां पर एक प्रकार की फसल बोई जाती है, कुछ क्षेत्र है जहां पर बहु फसल क्षेत्र कहलाता है, वहां पर कई प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। तो इनके बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। शस्य प्रतिरूप को देखेंगे, हम जानेंगे शस्य प्रतिरूप के अलावा ही फसलों से संबंधित ही इनकी संयोजन विधि क्षेत्र का निरूपण, ध्यान रखिएगा। और इनके संयोजन से जो विधि क्षेत्र का निरूपण है, इसके लिए भी अलग अलग भूगोल वेत्ताओं ने अलग अलग अपने मत और सिद्धांत दिए हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे वीवर के बारे में, डोई के बारे में तथा रफीउल्लाह के बारे में। इनका छोटा छोटा सा आप सिद्धांत देखेंगे, इन्हें हम पढ़ेंगे, इनके बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर ये क्या है। ठीक है, हम पढ़ेंगे शस्य विविधीकरण के बारे में। शस्य विविधीकरण, ध्यान रखिएगा, इसे कहते हैं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। तो इसके बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। इससे जुड़े हुए भी कुछ मत सिद्धांत है, जिनमें वॉन थ्यूनेन का भूमि उपयोग आयोजन मॉडल, ये हमारे लिए पढ़ना महत्वपूर्ण है। जानेंगे कृषि उत्पादकता का मापन। दरअसल कृषि की उत्पादकता का मापन को लेकर कई अलग अलग मत हैं और कई आधारों पर कृषि की उत्पादकता का मापन किया जाता है। इसके अलग अलग कारक भी हैं, इनके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि कृषि उत्पादकता के मापन को लेकर कौन कौन सी विधियां हैं और कौन कौन सी तरीके से या पद्धति से कृषि उत्पादकता का मापन किया जाता है। इसके साथ ही हम समझेंगे इसके निर्धारक क्या क्या है। जानेंगे कृषि उत्पादकता में क्षेत्रीय विविधता, यानी कृषि उत्पादकता को लेकर क्षेत्रीय लेवल पर क्या विविधता है। हम चर्चा करेंगे उत्तरी अमेरिका के बारे में, दक्षिणी अमेरिका के बारे में, यूरोप के बारे में, हम पढ़ेंगे एशिया के बारे में, ऑस्ट्रेलिया के बारे में और फिर हमारे देश भारत के बारे में कि इन सभी लेवल पर कृषि की उत्पादकता से संबंधित क्या विविधता पाई जाती है। ठीक है, यानी इसी के अंतर्गत ही आ जाएगा क्या, विश्व की कृषि पद्धतियां। तो हम इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे क्लासरूम में। अगला सेगमेंट है, ध्यान रखिएगा, जिसका नाम है औद्योगिक भूगोल। अब औद्योगिक भूगोल से ही आप समझ रहे होंगे कि हम बात करने वाले हैं इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी के बारे में। और इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी की जब बात आती है तो सबसे पहले बात आती है उद्योगों के प्रकार के बारे में कि आखिर उद्योग क्या है और उद्योग को कितने आधारों पर, किन किन आधारों पर विभाजित किया गया है। क्योंकि उद्योग अपने आप में कई प्रकार के होते हैं। एक तो आकार के आधार पर, जिसमें छोटे उद्योग होंगे, मध्यम आकार के उद्योग होंगे या बड़े उद्योग होंगे। भारी उद्योगों के नाम से भी उन्हें कई अलग प्रकार में डिवाइड कर दिया जाता है।
आप मानकर चले बड़े उद्योग, तो आकार के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर भी उद्योग होंगे, निजी क्षेत्र वाले उद्योग हैं, सार्वजनिक उद्योग हैं, और आप संयुक्त उद्योग मान लीजिए। कच्चे माल के वितरण के आधार पर या इनकी प्राप्ति या कैसे इन्हें सुनिश्चित किया जाए, इनके आधार पर भी उद्योगों के प्रकार हैं। तो हम इन्हें भी डिटेल से चर्चा करेंगे जब हम क्लासरूम में इनके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो उद्योगों का वर्गीकरण कितने प्रकार के हैं हम डिटेल से जानेंगे। हम जानेंगे औद्योगिक अवस्थान के कारण, ध्यान रखिएगा, इसका मतलब है लोकेशन। आपको उद्योग कहां पर लोकेट करना चाहिए, कहां पर बनाना चाहिए, इसके लिए भी हम बहुत सारी चीजें देखते हैं। वहां की भौगोलिक स्थिति, परिवहन वहां से कितना आसानी से सुलभ हो जाएगा, मार्केट या बाजार वहां से कितने पास में है, इन सभी चीजों का अध्ययन करने के बाद ही कोई उद्योग स्थापित किया जाता है। तो उद्योग अवस्थान के कारकों पर ध्यान देंगे। हम बात करेंगे औद्योगिक अवस्थान के सिद्धांतों को लेकर, क्योंकि इससे जुड़े हुए कुछ सिद्धांत हैं, तो हम उनके बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें ए बेवर, ई.एम. हुबर, ऑगस्ट लॉस, इन सभी के सिद्धांतों पर हम चर्चा करेंगे और इनके जो भी मत हैं, इनकी जो आलोचनाएं हैं, उन्हें भी देखेंगे, ठीक है। हम बात करेंगे विश्व के औद्योगिक प्रदेशों के बारे में, जो कि अपने आप में महत्वपूर्ण है। विश्व के औद्योगिक प्रदेशों को भी ऐसे ही डिवाइड किया गया है, उत्तरी अमेरिका के, यूरोप के, एशिया के, दक्षिण अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सभी क्षेत्रों के जो औद्योगिक प्रदेश हैं, इनके बारे में अलग अलग डिटेल से हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर पाए जाने वाले प्रमुख उत्पाद कौन कौन से हैं और इन उत्पादों के आधार पर वहां कौन कौन से उद्योग हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। हम देखेंगे कि अल्प विकसित देशों के विनिर्माण क्षेत्र पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव है। जो हमारे अल्प विकसित देश हैं, ठीक है, उन पर क्या प्रभाव पड़ा है ग्लोबलाइजेशन का या वैश्वीकरण का, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। हम चर्चा करेंगे पर्यटन उद्योग के बारे में। ध्यान रखिएगा, पर्यटन उद्योग अपने आप में एक महत्वपूर्ण चीज है और इस टॉपिक को पढ़ना हमारे लिए जरूरी भी है यदि आप भूगोल पढ़ रहे हैं। तो पर्यटन उद्योग सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, ठीक है, यह भी हम जानेंगे। पर्यटन उद्योग क्यों महत्वपूर्ण है, यह भी जानेंगे और इनके अपने अपने टाइप के बारे में भी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। हम जानेंगे ज्ञान उत्पादन तथा अनुसंधान, जो कि जिसके अंतर्गत शिक्षा एवं अनुसंधान शामिल होगा। तो ध्यान रखिएगा, ज्ञान उत्पादन की जब हम बात करेंगे, ये भी किससे संबंधित है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के साथ ही संबंधित है। तो इनके बारे में भी हम शिक्षा, अनुसंधान एवं विकास पर डिटेल से चर्चा करेंगे और जानेंगे उद्योगों का विश्व वितरण तथा वृद्धि, ठीक है। तो वही वैश्विक लेवल पर जिसे हम कह सकते हैं कि पूरे विश्व में उद्योगों का वितरण कैसे है, से भी जानेंगे, ठीक है। अगला टॉपिक है, ध्यान रखिएगा, जिसका नाम है परिवहन एवं व्यापार भूगोल। जब हम कृषि की बात करते हैं, जब हम आर्थिक गतिविधियों की बात करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण जब हम आर्थिक भूगोल की बात करते हैं, तो आर्थिक भूगोल में सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि किसी भी देश की उन्नति कब होगी, जब ये देखा जाएगा उस पूरे क्षेत्र में परिवहन का विकास कैसे हुआ है, उस क्षेत्र में यातायात की सुलभता कैसी है। यानी परिवहन एवं व्यापार तब सुनिश्चित हो पाएगा जब परिवहन ठीक होगा, यातायात की वहां व्यवस्था अच्छी होगी। ऐसे में परिवहन एवं व्यापार भूगोल को पढ़ना हमारे लिए जरूरी हो जाएगा। तो हम जानेंगे स्थानिक पारस्परिक अन्योन्य क्रिया के सिद्धांत एवं मॉडल। अन्योन्य क्रिया यहां पर ध्यान रखिएगा, अन्योन्य क्रिया का मतलब है कि एक की वजह से दूसरे में जो प्रभाव उत्पन्न हो, ठीक है। तो एक की वजह से यदि दूसरा प्रभावित हो रहा है कोई क्षेत्र, तो इसे ही अन्योन्य क्रिया के रूप में आप कह सकते हैं। फिजिक्स में काफी फेमस रहा है। यदि हम बात करें इस टॉपिक के बारे में, तो स्थानिक और पारस्परिक यानी सहयोगी भावना की बात चल रही है। तो इनके आधार पर इनके क्या क्या मॉडल हैं, क्या क्या सिद्धांत हैं परिवहन और व्यापार के बीच में, इनके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे, जिसमें एडवर्ड उलमैन एवं M.E. हर्स्ट का सिद्धांत है, इनका मॉडल है और डिटेल्स इसके बारे में चर्चा की है। इन्होंने ग्राफ के माध्यम से भी समझाया है व्यापार और परिवहन को। तो हम जब क्लासरूम में इसके बारे में पढ़ेंगे तो हम डिटेल से इसे जानेंगे। कनेक्टिविटी और उपलब्धता मापन और सूचकांक, कनेक्टिविटी की उपलब्धता, इन सभी के बारे में जानेंगे और जानेंगे स्थानीय प्रवाह मॉडल को, ठीक है। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, स्थानीय प्रवाह, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। आपको व्यापार करना है तो उनमें किन किन चीजों की आवश्यकता के साथ साथ आप व्यापार को कैसे सुलभ बना पाएंगे, तो इसके लिए भी परिवहन की जरूरत पड़ेगी, यातायात की सुविधा आपके पास होनी चाहिए। इसलिए स्थानीय प्रवाह मॉडल भी यहाँ महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण है गुरुत्वाकर्षण मॉडल तथा इसके प्रकार। गुरुत्वाकर्षण मॉडल भी महत्वपूर्ण है।
गुरुत्वाकर्षण मॉडल के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, इसके कुछ आलोचनाएं भी हैं वह भी देखेंगे। यहाँ गुरुत्वाकर्षण मॉडल किससे जुड़ा होगा, ध्यान रखिएगा परिवहन एवं व्यापार से। और ये भी ध्यान रखिएगा ये संबंधित है कि यदि कोई बहुत बड़ा व्यापार है या कहें बहुत बड़ा उद्योग है तो उसकी जो पहुंच है वह कम सीमा तक होगी। इसके बारे में कई डिटेल से सिद्धांतों के तहत इसके बारे में भी चर्चा की गई है। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण जो नियम है उस पर यह आधारित है, तो देखेंगे हम गुरुत्वाकर्षण मॉडल को। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे विश्व व्यापार संगठन के बारे में। आप सभी जानते हैं WTO, तो ये संस्था कब कैसे उत्पन्न हुई, कैसे बनी, इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें शामिल हैं, कौन सी बॉडीज हैं जो कार्य करती हैं, इनके बारे में देखेंगे। इसके बाद देखेंगे वैश्वीकरण एवं उदारीकरण का विश्व व्यापार प्रतिरूप। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि विश्व व्यापार का प्रतिरूप क्या है, किसके लिहाज से, ध्यान रखेगा उदारीकरण और वैश्वीकरण किस समय, तो इसके बारे में भी डिटेल से जानना जरूरी है। क्योंकि अपने आप में जब आप इससे लेकर आपकी क्या समझ है विकसित हो जाएगी तो आप परिवहन और व्यापार को ठीक से पढ़ पाएंगे, जानेंगे अंतर एवं अंतरा को, और जानेंगे प्रादेशिक सहयोग और व्यापार की संभावनाएं एवं समस्याओं को। ठीक है, तो डिटेल्स इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखते हैं अगले सेगमेंट को। अगला सेगमेंट है प्रादेशिक विकास। ध्यान रखिएगा प्रादेशिक विकास यानी रीजनल डेवलपमेंट की बात चल रही है। प्रादेशिक एक पर्टिकुलर क्षेत्र की बात कर रहे हैं, एक प्रदेश की बात की जा रही है, और इस प्रादेशिक विकास या इस रीजन में कैसे डेवलपमेंट सुनिश्चित होगा, इसके अंतर्गत जो जो चीजें हैं इसके बारे में हम इसी में पढ़ेंगे। प्रादेशिक विकास में सब टॉपिक्स की बात करें तो इसमें शामिल है प्रादेशिक वर्गीकरण। तो आखिर जो हम रीजनल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं इसमें टाइपोलॉजी ऑफ रीजन्स की बात करेंगे, इनके वर्गीकरण की बात करेंगे। हम जानेंगे औपचारिक और कार्यात्मक प्रदेशों के बारे में कि आखिर औपचारिक और कार्यात्मक प्रदेश क्या है, इनकी डिटेल से डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे कि ये क्या होते हैं। विश्व प्रादेशिक असमानताओं को देखेंगे कि इनमें विश्व में जो प्रादेशिक असमानताएं हैं कौन कौन सी हैं, ये भी हमने बात की अभी वापस से रीजनल लेवल पर, अलग अलग क्षेत्र में, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इनके लेवल पर देखेंगे प्रादेशिक विकास के सिद्धांत, जिसमें कौन कौन से सिद्धांत महत्वपूर्ण है जो हमें पढ़ने हैं। हालांकि डिटेल से कई सिद्धांत हैं लेकिन मुख्यतः हमें जानना है अल्बर्ट ओ हर्शमैन के बारे में, इनका एक सिद्धांत है, और जानेंगे गुन्नार मिरडाल के बारे में। महत्वपूर्ण है जॉन फ्राइडमैन का सिद्धांत जो अंततः इन दोनों के बाद आया था, तो उसे भी हम डिटेल से देखेंगे। हम जानेंगे अल्प विकसित निर्भरता का सिद्धांत। ध्यान रखिएगा अब यहाँ पर अल्प विकसित निर्भरता क्या है और इसका सिद्धांत कैसे निकल कर आया, तो इसकी भी एक स्टोरी है जिसे हम क्लासरूम में डिटेल से देखेंगे। जानेंगे वैश्विक आर्थिक खंड के बारे में कि आखिर वैश्विक आर्थिक खंड क्या है। ठीक है, इसके साथ ही जानेंगे भारत में प्रादेशिक विकास और सामाजिक आंदोलन के बारे में। ये बहुत डिटेल से नहीं है, ध्यान रखिएगा, लेकिन एक छोटा सा सेगमेंट है जिसके बारे में यदि आप इतना भी पढ़ेंगे कि भारत में प्रादेशिक विकास कैसे हुआ है, उसके बाद ही आप इसके बारे में भी समझ ही जाएंगे कि इसके अंतर्गत सामाजिक आंदोलन कौन कौन से शामिल हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा वैश्विक आर्थिक खंड को यदि हम एक सेंटेंस में बता दें तो आपको पता चल जाएगा कि ये पूरी चीज क्या है। तो इससे डिटेल से हम चर्चा करेंगे कैसे, क्लासरूम में। ध्यान रखिएगा ये सभी जो 5 हमने सब टॉपिक्स जिनके बारे में हमने चर्चा की जो शामिल हैं किस पर, आर्थिक भूगोल और प्रादेशिक विकास से संबंधित जो हमारी 6ठी इकाई है उस पर, यानी हम भूगोल विषय के पाठ्यक्रम की आज 6वीं इकाई पर या जो 6th यूनिट है उस पर हमने आज चर्चा की है। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं इसके बारे में हमने देखा है। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में जो कि होगी किससे जुड़ी हुई, भूगोल के पाठ्यक्रम की इकाई 7 से। ठीक है, तब तक के लिए शुक्रिया।